Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IS PCS Academy। आज हम लोग एडुटेरिया का जो शेष पार्ट है करंट अफेयर वार्षिक अंक 2023 का उसको देखेंगे। इसमें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टू द पॉइंट कार्यक्रम है इसको देखेंगे। बाकी इसका प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। यानी सवाल क्या है, यहाँ से 2 सवाल बन सकता है, 3 सवाल। एक तो कितने अप्रैल को ये गज उत्सव हुआ, तो 9 अप्रैल को। उद्घाटन किसने किया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और कहाँ हुआ था ये, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट है कि 1992 में ये हाथी महोत्सव शुरू हुआ और दुनिया का 60% हाथी इंडिया में मिलता है। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। यानी कौन सा वन्यजीव है अभयारण्य, तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। फ्रेंड्स इसको आप मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे पेरियार दिया हुआ है, तो पेरियार आपकी एक नज़र में आएगा तो आपको चला जाएगा वो कहाँ, केरल, लेकिन एक्चुअली है ये तमिलनाडु। उसके अलावा जो वेटलैंड है, वेटलैंड ये भी मैक्सिमम 18 वेटलैंड जो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। मैक्सिमम वेटलैंड तमिलनाडु में है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। यानी कह सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो किससे है, एशियाई शेरों से है। और इंडिया में पूरे एशिया में एशियाई शेर केवल और केवल गिर के क्षेत्र में ही, गुजरात में ही पाया जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस यानी ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना। ये जो विश्व मौसम संगठन है, इसका गठन कब हुआ था, गठन तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन 1950 से इसका जो नाम आया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले कुछ और इसका नाम था, लेकिन इसके बाद से ये आ गया है। भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा करने के अपने नेतृत्व को एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और 100 बिलियन गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन देने का आश्वासन दिया। प्रस्तावित नेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA, ये क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका उद्घाटन मोदी जी ने टाइगर यानी जब सेंसस रिलीज कर रहे थे 2022 वाला, तब इसी अप्रैल मंथ में 9 अप्रैल को या 6 अप्रैल को किए हैं। यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 7 बड़ी बिल्लियाँ, इसमें यानी जो कैट के कितने प्रजाति हैं, 7। कौन कौन है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मार्क करने वाली पॉइंट है, तेंदुआ भी है और हिम तेंदुआ भी है। प्यूमा, जगुआर और चीता। कौन है, बाघ, शेर, चीता, जगुआर, प्यूमा और 2 तरह के तेंदुआ, एक हिम तेंदुआ और दूसरा तेंदुआ। तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी CO2 इमिशन इन 2022 रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। यानी ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसका रिलीज किया है कि जो CO2 है वो 1% से कम इंक्रीज हुआ है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों के इष्टतम यानी सबसे सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देकर अपना संरक्षण करना है। यानी अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है, तो जो वेटलैंड है उसको संरक्षण करना है। और अभी इंडिया में कितना वेटलैंड है, 75। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये भी है। और मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम जो है तमिलनाडु में, और सेकेंड नंबर पर कहाँ पर है, यूपी, सेकेंड नंबर पर यूपी। नेक्स्ट, मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्री तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, मिस्टी का संबंध किससे है, तो मैंग्रोव से है। फ्रेंड्स अभी जो मैंग्रोव का स्थिति है इंडिया में, आप उसको एक सिंपल ट्रिक से देख सकते हैं इस तरह से। ये उड़ीसा जो वृद्धि वाला राज्य में है, उड़ीसा एक टॉप पर है जो वृद्धि किया है।
दूसरा स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है। फ्रेंड्स, इसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं, मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र गिर क्षेत्र में एशियाई शेरों को संरक्षण के लिए लाइन एट द रेट ऑफ 47 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? केवल एशिया में ही, पूरा एशिया में कहाँ? केवल भारत में। 1972 में हुई स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम +50 का आयोजन कहाँ किया? तो फिर से स्वीडन में ही। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केनिया और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हो, यानी कह सकते हैं ये संयुक्त राष्ट्र जो महासागर सम्मेलन हुआ पुर्तगाल और केनिया के सह मेजबानी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कावड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के जीवन शैली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। कम से कम 80% गांव और स्थानीय शहरी निकायों को 2080 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कब तक? 2080 तक। इसमें एक फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको मेंस में काम आएगा, देख लीजिए। ये जो कह रहा है ना कि मोदी जी लाइफ जो मिशन स्टार्ट किए थे उसका उद्देश्य क्या है कि ये जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसको डिमोनेटाइज करना, डेमोक्रेसी करना, यानी लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी के माध्यम से इसको क्या करना? प्रमोट करना, लोकतांत्रिकरण करना। क्या करना? लोकतांत्रिकरण करना, यानी विकेंद्रीकरण करना, मतलब इसमें सभी से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना, इसका ये उद्देश्य था। और इसमें एंटोनियो गुटेरेस है, ये पार्टिसिपेट किया था गुजरात में आके। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया? भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। यानी कह सकते हैं एक लाइन में कि जो 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ उसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? तो भूपेंद्र यादव। ये है कौन? तो केंद्रीय जो जलवायु परिवर्तन मिनिस्टर है। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। 2022 जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम है उसके तहत ये जारी किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। और भारत कब तक टारगेट रखा है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने का, जबकि ऊर्जा जो एनर्जी फ्री यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी एनर्जी स्वतंत्रता 2047 तक आज़ादी के 100वें वर्षगांठ पे। जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में घरेलू उद्योग व अन्य गतिविधियों कार्य में कोयले के उपयोग को प्रतिबंध लगा दे। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो है, इसको थोड़ा जान लीजिए कि जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के यानी हाई कोर्ट के आदेश पे आया था, इसको आयोग बनाया गया था। दिल्ली और जो NCR इलाका है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये मॉनिटर करता है। इसके पास इतना पावर है कि ये स्वतः यानी सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान ले सकता है वायु प्रदूषण से संबंधित निर्णय को। साथ ही साथ ये इसके निर्णय को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स इसका जो है किसके इक्वल है? तो हाई कोर्ट के ये इक्वल है इसके पावर। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्धगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है। किस कार्यक्रम? तो अर्धगंगा अवधारणा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, कहाँ में? यमुना पे। कौन सा है? जलज पहल। इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ाना। शुरुआत 26 स्थानों से की गई है।
नेक्स्ट प्रकृति, इसी का पार्ट है जो प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल यानी इम अवतार पोर्टल है स्थानीय उत्पाद के विपणन को बढ़ावा देने एवं पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए। यानी क्या करा है, तो प्राकृतिक खेती और पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसके लिए पोर्टल है IM अवतार। ठीक है, IM अवतार पोर्टल है जिसके माध्यम से क्या होगा, जो स्थानीय उत्पाद उसके विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, यानी विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। नेक्स्ट भारत टैप पहल किसका है, आवास और शहरी मामले मंत्रालय इसके द्वारा है। उसका उद्देश्य क्या है, तो कम बहाव वाले टैप यानी फिक्चर के उपयोग को बढ़ावा देना। जलदूत ऐप ये क्या है, तो ये आपको एकदम याद रखना है, जलदूत ऐप का संबंध किससे है, तो ग्रामीण, ये VBI कर लीजिए क्योंकि ये आपको एक बात में आएगा क्या है, तो ये जल या पर्यावरण मंत्रालय का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली जलदूत ऐप किसका पार्ट है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का पार्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, गांव में चयनित कुओं के जलस्तर को पहचान करने और उसका पहचान किया जाएगी। सिंपल सी बात, उसको पहचान करना है। UNCCD के COP15 का आयोजन कोटे डी आइवर के अबीदाजान में किया गया। थीम क्या है, भूमि जल विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। कौन, तो COP15। ऐसे फ्रेंड्स COP 3 तरह होता है। COP 3 है, एक तो ये देख लिए यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी वाला, सेकेंड क्लाइमेट UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला, और एक डिजर्टिफिकेशन वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन। 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने एकल युग प्लास्टिक यानी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कब किया, 1 जुलाई। ये फ्रेंड्स डेट को मार्क कर लीजिए। दिसंबर 2022 में विश्व मौसम संगठन ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3.6 अरब लोगों के पास प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने जल की अपर्याप्त उपलब्धता का सामना करना पड़ रहा है। 2050 तक 5 अरब लोगों के पास यह स्थिति हो जाए। नहीं कह सकता है जो पानी की जो व्यवस्था है ये काफ़ी चिंताजनक है। 21 तक है 3.6 अरब और 50 तक हो जाएगा 5 अरब लोग जिसके पास पानी की किल्लत होने वाला है। 22 से 27 मार्च 2022 तक 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया गया। 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन वर्ष 2024 में इंडोनेशिया के बाली में होगा, जहाँ पे हुआ था अभी G20, और अभी G20 भारत जो 2023 वाला है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभिसमय कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों का 15वां COP15 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। ये फ्रेंड्स ये जो COP होता है ये 2 वर्षों पर होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला 2 वर्ष पर होता है, जबकि क्लाइमेट चेंज वाला UNFCCC वाला ये होता है प्रत्येक वर्ष पे। विषय क्या है इसका, पारिस्थितिकी सभ्यता, पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट इसमें क्या है, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इस बैठक में अपनाया गया। कौन, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक और भी है इसी संबंधी जो कब आया था 97 में 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। दक्षिण अफ्रीका और केनिया ने हाल ही में समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव का घोषणा किया है। कौन किया, साउथ अफ्रीका एंड केनिया, यानी SAK साक ऐसे याद कर सकते हैं। साक जो है वो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव लिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अपना पहला तराई हाथी रिजर्व क्षेत्र मंजूर दिया। और अभी हाथी उत्सव मनाया गया था 9 अप्रैल को, किसके द्वारा, कहाँ में, असम में काजीरंगा में,
और महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। यानी अब ये कहाँ पर है, तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र ये वाला इलाका है, ये जो इलाका है ये तराई का इलाका है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यानी राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ घोषित किया गया, तमिलनाडु में। केरल में आयोजित जलवायु और विकास भागीदारी की बैठक के दौरान केरल राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी किया है। यानी किस सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा, किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केरल अपनी शून्य उत्सर्जन गतिशीलता नीति में हाइड्रोजन संचालित गतिशीलता को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन, केरल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तीसरे असेंबली की आभासी बैठक में भारत और फ्रांस 2 साल के नए पुनः सह अध्यक्ष चुना गया। एक्चुअली ये 2015 में बना था, पेरिस जो समझौता हुआ था उसके उसी समझौते के अंतर्गत इंडिया और फ्रांस के द्वारा, और अभी इसके सदस्यों की संख्या 112 से अधिक हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन यानी के तहत अग्रि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन जो लद्दाख में आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पूरी तरह से हरित ऊर्जा में बदल गया है, जो 95% ऊर्जा आवश्यकता हाइड्रो और पावर ऊर्जा से 5% सौर ऊर्जा से संचालित करता है। सीधा सीधी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पूरी तरह से नवकरणीय ऊर्जा से चलने वाला हो गया। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड के द्वारा एक नई टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी। ऐसे भी दुर्गावती का संबंध मध्य प्रदेश से था, तो इस तरह से भी ट्रिक बना सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। वैसे भी कह सकते हैं हरियाणा, आपको क्या करना है, गुरुग्राम कह सकते हैं। गुरु जी जो है पहले जंगल में, गुरु जी क्या करते थे, पहले जंगल में पढ़ाते थे, इसलिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम यानी हरियाणा में हुआ है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पम्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर घोषित किया गया। पार्क का नाम सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया। यह पार्क गंभीर रूप से संकटग्रस्त हिमालयन भेड़िया और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन, पम्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। वैसे भी जूलॉजिकल मतलब जो बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, जूलॉजिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन पश्चिम बंगाल में, उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। जिसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के नीति बनाना है। पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी में समुद्री तट की सफाई के लिए सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया। कौन किया, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन, भूपेंद्र यादव। दिल्ली के उपराज्यपाल अभी कौन है, बीना कुमार सक्सेना। यमुना नदी के पास बैम्बू थीम पार्क बनसेरा की नींव रखी। इस पार्क में असम से लाए गए 25,000 से अधिक बांस किस्म को पौधा इसमें शामिल किया गया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के जिले में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। इसके तहत जिला क्लस्टरों के द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी योजना तैयार किया जाएगा। केरल सरकार ने भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया है। इसमें 361 पक्षी प्रजाति को शामिल किया जाता है। एक आता है CMS, एक कन्वेंशन है जो पक्षी से रिलेटेड है, जो बॉन कन्वेंशन है इसी से रिलेटेड है। पक्षी के जो इंटरप्लानेटरी मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के पारागमन के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भू वैज्ञानिक विरासत को संरक्षण मिलेगा। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत किया गया। अब देखिए सुंदरबन है, ध्यान रहे, सुंदरबन कहीं ऐसा ना दिमाग में आ जाए कि वेस्ट बंगाल में, जी नहीं, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के साथ साथ
गुजरात में भी है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेपसोल ने 6000 बैरल कच्चे तेल के रिसाव हो गया। फ्रेंड्स, एक वाइल्ड जेपर एक बैक्टीरिया आता है जो तेल को भी क्या करता है, मतलब तुरंत खा जाता है, मतलब तेल को डिकम्पोज कर देता है। वाइल्ड जेपर जो 5 अलग अलग बैक्टीरिया से मिलकर बनाया, इसको बनाया कौन है, टेरी, और इसको पेटेंट भी कर लिया, जो वाइल्ड जेपर याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी कौन है, कुफरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क का उद्घाटन स्थापित किया गया है। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, रानीखेत में वन चिकित्सा केंद्र। ऐसे भी कह सकते हैं कि रानी को मतलब खेत या वन में ही चिकित्सा की जरूरत पड़ता है, मतलब ट्रिक बना सकते हैं कि रानी है उसको वन में चिकित्सक की जरूरत पड़ रहा है, समझ सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां होगी। यानी कह सकते हैं कि जो रानी है, रानी खेत में रानी वन में चिकित्सक को बुलाई। क्यों, क्योंकि वो उसको क्रिप्टो जो गेमिंग जो खेल रही थी गेम, तो उसमें उसको कवक, शैवाल, लाइकेन से परेशानी हो रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम 100% जैविक खेती करने वाला भारत नहीं दुनिया का, मतलब एशिया का पहला है, और 2016 में हुआ था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना गो कंपनी किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुक्खू, और राज्यपाल है शुक्ला। राज्यपाल कौन है, शुक्ला। और वहाँ हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में पाए गया बंदर एक नई प्रजाति का नाम सेला मैकॉक रखा है, जो यहाँ के सेला दर्रे के नाम पर है। यानी ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि सेला मैकॉक बंदर का नाम वहाँ का स्थानीय दर्रे पर रखा गया है, तो जी हाँ, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। और 17वां कौन था, नंजारायन टैंक। काजू वैली वेटलैंड दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी का वेटलैंड है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान टॉप पर है। कौन टॉप पर है, और राजस्थान अभी लेटेस्ट में 19 जिला 3 संभाग, साथ ही साथ हेल्थ टू एवरीवन यानी राइट टू हेल्थ स्कीम भी लाया है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे से सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। और इंडिया में 90% जो कचरा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही क्या किया जाता है, मतलब इसको डिकम्पोज किया जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्न प्रभावी जैव आधारित क्षेत्र घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा देने वाले उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता के संरक्षण तो करते हैं, लेकिन उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। और IUCN 1969 से प्रत्येक 4 वर्ष पर रेड डेटा बुक जारी करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, आपको ऑप्शन देते हैं 1948 या 1961, आपको कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, कमेंट करने या साथ साथ बोलने से ना चीज़ें याद हो जाता है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं याद को। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता जो है 1.7 मेगावाट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडियाज प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 बड़े
मतलब 7 शहरों को डीकार्बनाइज किया जाएगा। यानी सीधा सीधा डीकार्बनाइजेशन प्रोग्राम किसके माध्यम से किया जा रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। भारत ने पहली बार ओशंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता संरक्षण हेतु तमिलनाडु के नागपट्टनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा। ये खाड़ी है कहाँ पे? तो यहाँ जो है ये हुआ नीचे पाक की खाड़ी, ऊपर मन्नार की खाड़ी, ये वाला इलाका है। और यहाँ पे डुगोंग संरक्षण के लिए भी काम किया जा रहा है। उड़ीसा के मैंग्रोव प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। इसमें मैंग्रोव को संरक्षण किया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे मैंग्रोव से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर है या रिपोर्ट्स है वो वीडियो बन चुका है। आप एडिटोरियल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ट्रिक एंड मैप के थ्रू बताया गया है। 5वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, सतत विकास लक्ष्य आदि संबंधी के लिए 24 प्रस्ताव रखे गए थे। वर्तमान में इसमें 193 कितना है देश है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था? नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 1% भी फायदा हो रहा है तो यकीनन आपको जरूर फायदा होगा। शुक्रिया।